नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के प्रमुख पाठ विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहती है। यानी विद्युत धारा बराबर हो गया आपका आवेश अपॉन समय। आवेश बटा समय को हम जो है वो विद्युत धारा के रूप में डिनोट करते हैं। इसका अगर हम गणितीय रूप लिखें तो गणितीय रूप हम लिखते हैं I बराबर Q अपॉन टी। I जो है वो आवेश है और T है टाइम। और T का जो मात्रक है वो आप जानते हो, T का मात्रक होता है सेकंड। यानी समय को सेकंड में मापते हैं और आवेश को हम यहाँ पे मापते हैं कूलाम में। तो इस प्रकार से विद्युत धारा जो हो गई Q अपॉन टी। और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं जो आवेश है वो होता है Ne। N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N है वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये बात हम जानते हैं कि आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका जो गुणनफल होता है उसको हम यहाँ पे Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस प्रकार से हम जो है वो विद्युत धारा को लिख सकते हैं। अब विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। इसको कहते हैं हम एम्पियर। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर एक बड़ा मात्रक है। तो विद्युत धारा के आजकल कुछ छोटे मात्रक भी प्रचलित है, जैसे 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो है उसका मान होता है 10⁻³ एम्पियर। यानी किसी भी 1 एम्पियर के 1000वां जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मिली एम्पियर, यानी 1000वां भाग। इसी प्रकार से इसका एक छोटा मात्रक है वो है माइक्रो एम्पियर। क्या है? माइक्रो एम्पियर। और ये जो माइक्रो जो एम्पियर है वो भी क्या होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। यानी 10⁻⁻6 एम्पियर जो है वो 1 माइक्रो एम्पियर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। तो एम्पियर क्या हो गया? एम्पियर ये हो गया कि यदि इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन टी, अगर Q का मान 1 कूलाम हो और T का मान 1 सेकंड हो, यानी ये जो है वो 1 कूलाम हो 1 सेकंड हो, तो यहाँ पे I का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर जो है वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या है उसे हमें 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी किसी भी चालक तार के किसी एक बिंदु से अगर 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो हम ये कहेंगे कि उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर है। विद्युत धारा का मान मापने के लिए जिस उपकरण को हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर, और एमीटर को हम ए के द्वारा जो है वो प्रकट करते हैं। किसी भी परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात जो है वो बहुत बार पूछी जाती है, NCERT में भी पूछी जाती है और हिंदी मीडियम वगैरह अन्य में पूछी जाती है। तो एमीटर को हमेशा जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम आगे वाला बिंदु यहाँ पे देखते हैं। वो देखते हैं कि कार्य और आवेश और विभव में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विभव बराबर V बराबर W अपॉन Q होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सूत्र है।
यानी किए गए कार्य का मान यानी W का जो मान है वो विभव और कूलाम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात भी जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ जो प्रतीक चिन्हों की यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ इस विद्युत वाले पाठ में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो प्राय हमारे काम में आते हैं। तो परिपथ में सेल को प्रकट करने का जो तरीका है वो ये होता है, इसमें एक लाइन लंबी होती है और एक छोटी होती है। छोटी वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है छोटी वाली, ये होती है इसका सेल का ऋण सिरा, और ये जो प्लस वाली जो लाइन होती है वो होती है सेल का धन सिरा। इस प्रकार से हम जो है विद्युत सेल को इसके द्वारा प्रकट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं तो हम जो है वो बैटरियाँ भी इसमें जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से इस सेल को हम दर्शाते हैं। परिपथ में कुंजी यानी स्विच को दर्शाने का जो तरीका है वो ये होता है, इस प्रकार से हम स्विच को दर्शाते हैं और केफ और यहाँ पे की लिख देते हैं। की का मतलब कुंजी। तो अगर परिपथ में आपकी कुंजी ऑफ है, अगर आपकी की ऑफ है तब हम ऐसे दर्शाते हैं, अगर की ऑन है तो हम इस प्रकार से इसको जो है वो लिखते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कुंजी। उसके बाद में धारा नियंत्रक जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए इस प्रकार का जो एक चिन्ह होता है, साइन होता है, उसे हम काम में लेते हैं। या फिर एक अन्य चिन्ह भी इसमें जो है वो प्रचलित है, वो जो चिन्ह है वो इस प्रकार का साइन होता है। तो इस प्रकार के साइन के द्वारा जो है वो RH यानी रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक को दर्शाया जाता है। इसके द्वारा जो है विद्युत धारा नियंत्रित की जाती है। V4 जो है वो वोल्ट मीटर होता है। इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो ये होता है, एक प्लस होता है, एक इसमें माइनस होता है। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। इसी प्रकार से एक एमीटर होता है, ये एमीटर है। ये जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। इसका जो क्रम है वो परिपथ में होता है समांतर क्रम। और ये अभी मैंने बताया था एमीटर क्या होता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी एक श्रेणी में इसको लगाया जाता है। और इसी प्रकार से कोई बल्ब है तो उस बल्ब को दर्शाने का जो तरीका है वो अपने पास ये साइन होता है, इसके द्वारा हम जो है बल्ब को दर्शाते हैं। अब उसके बाद में एक सामान्य अगर परिपथ की बात करें तो एक परिपथ को कैसे बनाएं। तो परिपथ को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रतिरोध दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध के साथ आप एक सेल जोड़ दीजिए, ये हमने सेल जोड़ दिया प्लस और माइनस, और इसके साथ आप एक कुंजी भी जोड़ दीजिए। ये हमारी जो है वो कुंजी की होगी। कुंजी जोड़ने के बाद में आप इसके साथ जो है वो धारा नियंत्रक लगा दीजिए ताकि हम विद्युत धारा का नियंत्रण कर सके। धारा नियंत्रक लगाने के बाद में अगर हमें इस परिपथ की विद्युत धारा का मापन करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे। और अगर हमें अन्य कोई प्रतिरोध जोड़ना है तो हम अन्य कोई प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। अगर हमें परिपथ के अंदर इसके वोल्टेज का पता लगाना है तो उसके लिए हम इसके समांतर क्रम में जो है वो वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। अगर दो प्रतिरोध है तो 2 वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, अगर एक प्रतिरोध है तो 1 वोल्ट मीटर हम इसके साथ जो है वो जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम एक सामान्य परिपथ का जो है वो डायग्राम बनाते हैं। अब हम परिपथ में ये भी दर्शाते हैं कि विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा की तरफ गमन करती है। तो विद्युत धारा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गमन करती है। विद्युत धारा कहाँ गमन करती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा गमन करती है। यानी सेल के धन सिरे से होते हुए, यहाँ से धन सिरे से होते हुए विद्युत धारा इस प्रतिरोध R1 में जाएगी, R1 से होते हुए विद्युत धारा I2 में जाएगी, I2 से विद्युत धारा जो है एमीटर में जाएगी, एमीटर से यहाँ पे धारा नियंत्रक में जाएगी, यहाँ से कुंजी में जाएगी, कुंजी से होते हुए वापिस सेल के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है वो एक सामान्य परिपथ का चित्र बना सकते हैं। अब हम ओम के नियम की बात करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने
विद्युत धारा के बारे में, चालकों के बारे में, प्रतिरोध के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ओम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यानी कोई चालक है, उस चालक के सिरों पर अगर कोई विभवांतर उत्पन्न होता है तो ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी ये जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, प्रयोग के दौरान ताप है, दाब है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी ए है, और उसकी लंबाई है, ये सब अगर स्थिर रहे तो हम कह सकते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो किसके समानुपाती होगी? प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगी, यानी V समानुपाती I। यानी आप जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उसी के समान अनुपात में इसमें जो है वो विभवांतर उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो R, आप इसको हटाकर जो है वो समानुपाती के चिन्ह को हटाकर आप यहाँ पे इसको R लिख सकते हो। और R जो है वो क्या है? एक स्थिरांक है। ये क्या है? स्थिरांक है, एक फिक्स वैल्यू है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को R के द्वारा लिखा जाता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे जो है वो लिखा है, R के द्वारा हम प्रतिरोध को लिखते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है हमेशा क्या होता है? ओम। यानी जॉर्ज साइमन ओम के समान में प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम रखा गया है। और इस ओम को लिखने का जो है वो ये इसके लिए एक प्रतीक जो है वो स्पेशल रूप से निर्धारित किया गया है। अब ये 1 ओम किसके बराबर होता है? ये जो 1 ओम है वो होता किसके बराबर है? ये बात हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए अभी जो हमने जो जिस सूत्र की हमने चर्चा की थी उस सूत्र को देखते हैं। आप यहाँ पे इस सूत्र को देखोगे तो अभी हमने सूत्र बनाया V बराबर IR। यहाँ से R का अगर मान निकालोगे तो V बटा I। V का मात्रक मैंने क्या बताया था? V का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक क्या बताया था? I का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस प्रकार से वोल्ट अपॉन जो एम्पियर होता है वो होता है ओम। अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसके सिरों पर अगर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो हम ये कहते हैं कि उस चालक तार का प्रतिरोध क्या है? 1 ओम है। इस प्रकार से हम जो है वो 1 ओम को परिभाषित कर सकते हैं। अब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ खींचें तो आप देखोगे कि अगर आप ग्राफ खींचोगे विद्युत धारा और आप विभवांतर में अगर ग्राफ खींचोगे V, और अगर आप I में ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ओम का नियम तभी सत्यापित होगा जब आप V और I में ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता का मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पहला तो निर्भर करता है लंबाई पर। लंबाई किसकी? चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा, चालक तार की मोटाई पर। मोटाई का मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका कितना है। अब अनुप्रस्थ काट क्या हुई? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर आप ऐसे काटते हो ठीक बीच से, तब तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। और अगर आप इस पेंसिल को आप इस प्रकार से काटते हो तो इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो ये जो अनुप्रस्थ काट की ये जो मोटाई होती है उस पर जो है वो प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है? वो ऐसे करता है
कि प्रतिरोध हमेशा चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ए का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अगर हम ग्राफ खींचें, ग्राफ के द्वारा अगर हम बताएं, अगर ग्राफ खींचकर अगर बताना चाहें तो चालक तार की ये इधर लंबाई है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्रतिरोध। इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा प्राप्त होगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप इधर लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। और आर और ए में अगर ग्राफ खींचे अपन, आर और ए में, ए क्या है मोटाई और आर है प्रतिरोध, इन दोनों में अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी जैसे जैसे आप मोटाई बढ़ाओगे वैसे वैसे चालक तार का जो प्रतिरोध है उसका मान जो है वो घटता जाएगा। तो अपने पास दो समीकरण हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों समीकरणों को अगर अपन मिलाएं तो आ जाएगी अपने पास आर समानुपाती एल अपॉन ए, और समानुपाती का अगर निशान हटाए तो ये आता है रो। कुछ बुक्स में जो है वो यहाँ पे के भी लिखा हुआ है तो आप के भी लिख सकते हो और इसको रो भी लिख सकते हो। अब अगर यहाँ से इस रो का अगर मान ज्ञात करें तो एक तो आ जाएगा आर, एक आ जाएगा आपका ए और अपोन आ जाएगा एल। अब यहाँ पे ये ए क्या है, ए जैसा कि मैंने आपको बताया था ए क्या है, ए जो है वो एरिया है, क्षेत्रफल है। कहने का मतलब है के बराबर अगर चालक तार का प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहें और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो और यहाँ पे जो है वो लंबाई भी 1 मीटर हो तो ये दोनों 1 हो गए तो के बराबर आर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध और चालक तार का प्रतिरोध दोनों जो है वो बराबर हो गए। यानी इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो होता है। अब इस रो का मात्रक क्या होता है, देखो के बराबर, तो के बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या है आर इंटू ए अपॉन एल। अब जानते हो आर का मात्रक क्या होता है ओम, मैंने बताया था ओम के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर होता है। तो अब इस मीटर से ये मीटर चला गया तो के का मात्रक क्या रह गया ओम इंटू मीटर। तो इस प्रकार से ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध का ये जो है वो मात्रक होता है। अब अपना जो नया बिंदु है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। अपना नवीन बिंदु है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो प्रकार है वो होता है श्रेणी क्रम के माध्यम से, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है समांतर क्रम। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को दो क्रम में संयोजित कर सकते हैं। ये एक आर प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध और है, एक तीसरा प्रतिरोध है। तो हमने 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध जो है उनको क्या कर दिया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। परिपथ में एक सेल भी लगा दिया, कुंजी लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, धारा नियंत्रक लगा दिया विद्युत धारा का नियंत्रण करने के लिए, और विद्युत धारा का मापन के लिए हमने एक एमीटर भी इसके साथ जोड़ दिया है। ये जो सेल है ये इसका प्लस है, ये माइनस है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है वो स्विच मैंने उसको ऑन कर दिया है। यहाँ पे लिख दिया बैटरी बी, यहाँ लिख दिया कुंजी के, यहाँ पे लिख दिया RH। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो वोल्ट मीटर 1 लगा दिया, इसमें जो है विभवांतर ज्ञात करने के वोल्ट मीटर 2 लगा दिया, और इसमें विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमने जो है वोल्ट मीटर 3 लगा दिया। इस प्रकार से हमने जो है 3 वोल्ट मीटर लगा दिए, V1, V2 और V3। ये जो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मैं इसको यहाँ पे साफ लिख देता हूँ। ये V2 है, ये V1 है। अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा निकली सेल से, जैसे आपने इसको ऑन किया विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हुई, आई विद्युत धारा
यहाँ से आते हुए इसमें आई, यानी प्रतिरोध R1 में आई। R1 से विद्युत धारा R2 में आ गई, R2 से विद्युत धारा R3 में आ गई, फिर एमीटर में आ गई, एमीटर से होते हुए धारा नियंत्रक में आ गई, धारा नियंत्रक से आती हुई कुंजी में आ गई, कुंजी से आती हुई वापस यह सेल में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से जो है वो I विद्युत धारा पूरे परिपथ में समान रहती है। और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो R1 प्रतिरोध के सिरों पर V1 विभवांतर उत्पन्न होता है, R2 के सिरों पर V2 होता है, R3 के सिरों पर V3 होता है। तो इस प्रकार से परिपथ में कुल विभवांतर का मान V1 V2 V3 के बराबर होता है। अगर परिपथ में अन्य कोई प्रतिरोध है तो Vn के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, यानी उनके जोड़ के बराबर होता है। तो इन सब का जोड़ हमने लगा दिया। अब हम जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम के नियम से आप क्या जानते हो? आप जानते हो V बराबर IR। अगर हम V1 कर दें तो I का मान तो जैसा कि मैंने बताया पूरे परिपथ में क्या है, समान है। I का मान कहीं भी जो है वो बदलता नहीं है, इसमें भी वही I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। अगर मान लीजिए V2 लगाएं तो क्या आएगा? V2 लगाने पर ये आ जाएगा। V3 लगाएं तो ये समीकरण बन जाएगी, और अगर Vn लगाएं तो ये समीकरण अपने पास बन जाएगी। तो इस प्रकार से कितनी समीकरण बन गई है अपने पास? इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ, ये 3 नंबर हो गई, ये हमारी 4 नंबर हो गई, ये हमारी 5 नंबर हो गई, ये हो गई 6 नंबर। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 में, ये जो इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 3 4 5 6, ये 2 ऐसे लिख देता हूँ, का मान रखने पर इन समीकरण में मैं मान रख देता हूँ। तो मान रखने पर क्या आ जाएगा? इस V1 को हटा के ये लिख देता हूँ, इसको हटा के ये लिख देता हूँ, इसको हटा के ये, इसको हटा के ये, इसको हटा के ये लिख देता हूँ। तो क्या आ गया? IR बराबर IR1 IR2 IR3 और चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस लगा के डॉट डॉट IRN। अब आप देख सकते हो कि इस पूरे समीकरण में क्या ले सकते हो आप? I कॉमन ले सकते हो। पूरे समीकरण में I कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा? I बार निकल गया, तो क्या बचा? R1 R2 R3 प्लस डॉट डॉट RN। इस I से I को कैंसिल कर सकते हो, तो क्या आ गया? R बराबर R1 R2 R3 डॉट डॉट RN। इसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो अपने पास प्राप्त हो गया। इसे क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध, यानी R बराबर R1 R2 R3, और ये जो है वो तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब बात रही समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम का जो है वो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो समांतर क्रम में हम 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये 3 प्रतिरोध मैंने ले लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीनों को मैंने समांतर रख दिया। ये एक बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, ये कुंजी भी लगा दी। ऑन कर देता हूँ, चलो। यहाँ पे मैंने लगा दिया धारा नियंत्रक, और एमीटर भी लगा देता हूँ विद्युत धारा मापने के लिए। इसको यहाँ से परिपथ को बंद कर दिया, इधर जो है वो वोल्ट मीटर जोड़ देता हूँ। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मुख्य अंतर ये होता है कि श्रेणी क्रम के अंदर अलग अलग विभवांतर मापने के लिए अलग अलग विभव मापी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 हमने लगाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो इस एक सिरे के ऊपर, यानी इसी सिरे पे हम जो है वो V का मान ज्ञात करते हैं। इसलिए V जो है वोल्ट मीटर है वो एक ही लगाते हैं,
अब देखिए, मान लीजिए जैसे हमने इस कुंजी के को जो है वो ऑन किया, कुंजी के को ऑन करते ही क्या हुआ, यहाँ से विद्युत धारा निकली और इस पॉइंट x पर पहुंच गई। मान लीजिए इसका नाम आपने x रख दिया। तो इस बिंदु पर आते ही ये विद्युत धारा 3 भागों में विभाजित हो गई। पहले वाले प्रतिरोध का नाम देता हूँ, ये R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। तो 3 प्रतिरोध है, तो विद्युत धारा 3 प्रतिरोध में विभाजित हो गई। पहले में I1 चलेगी, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 चलेगी, और ये तीनों विद्युत धारा यहाँ पे आ गई, इस बिंदु पे आके यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे मिलने के बाद विद्युत धारा जो है वो यहाँ हो गई I, यानी I1 I2 I3 मिल के वापिस I हो गई। फिर धारा नियंत्रक में आ गई, फिर यहाँ पे आ गई और फिर इस सेल के अंदर प्रवेश कर गई। इस प्रकार से जो है वो इस परिपथ का हमें वर्णन कर सकते हैं। अब यहाँ पे परिपथ में कुल विद्युत धारा अगर ज्ञात करनी चाहें, कुल विद्युत धारा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या आ जाएगी, I बराबर I1 I2 और I3, इस प्रकार से विद्युत धारा आ जाएगी। अब आप देखोगे कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो वहाँ से अगर I का मान ज्ञात करेंगे तो ये अपना I का मान आ जाएगा। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, V बराबर IR, तो I बराबर V/R। अब अगर अपने को I1 लेना हो तो V/R1। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में I का मान समान रहता है और समांतर क्रम में V का मान समान रहता है। इस प्रकार से ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 2। चौथी अगर और बनानी चाहिए तो 3 बराबर R3, और अगर IN के लिए बनाना चाहें तो IN के लिए भी जो है वो समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी, I बराबर V/RN। इस प्रकार से अपने पास अलग अलग समीकरण बन गई। एक तो अपने पास ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। इन सभी समीकरणों का मान अगर इसमें अपन रखना चाहें तो क्या आ जाएगा, I बराबर, मैं समीकरण उतार देता हूँ, I1 I2 I3, अगर और कोई अन्य प्रतिरोध हो तो IN। अब इसमें क्या लिख दिया, I की जगह V/R, इसकी जगह V/R1, इसकी जगह V/R2, इसकी जगह V/R3 प्लस डॉट डॉट करके V/RN। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम V बाहर ले सकते हैं। तो क्या आ गया, ये हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, और डॉट डॉट करके यहाँ पे जो है वो N हो गया। इस V से ये V कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया अपने पास समीकरण, अपने पास जो समीकरण आ गई वो आ गई 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/RN। इसे हम कहते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान। इस प्रकार से आज हमने विद्युत धारा, जो NCERT की जो बुक है उसमें जो विद्युत धारा जो पाठ है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग आज हमने सीखा। बाकी जो बातें हैं वो आने वाले मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।